नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट 2022। 1 फरवरी का दिन यानी बजट घोषणा का दिन रहा और ऐसे में हर खासुआम की निगाहें जो है वो बजट पर रही, क्योंकि हर वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बजट से प्रभावित होता है। बजट के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि बजट हमारी जिंदगी में तो आता है लेकिन समझ में बहुत कम आता है। ऐसे में उदयपुर न्यूज आपको बहुत ही आसान भाषा में इस बजट को समझाने के लिए बजट 2022 कार्यक्रम लेकर आया है। हमारे साथ आज इस स्टूडियो में मौजूद हैं केशव मालू सर, जिनसे हम हमारे एक्सपर्ट हैं और जिनसे हम बजट के बारे में राय जानेंगे और बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो बजट के दौरान यूज में ली जाती है लेकिन आम आदमी की समझ से कुछ परे होती है। आसान भाषा में जो है वो आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं केसी मालू सर। और इनका परिचय मैं आपको दे दूं। केसी मालू सर जो हैं वो प्रख्यात जीएसटी कंसल्टेंट हैं, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में करीबन 25 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं और साथ ही अपने विषय की पकड़ और व्यवहारिक ज्ञान से इन्होंने काफ़ी लिस्टेड कंपनीज और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल घराने में, जिसमें वेदांता ग्रुप की बात कर लें, हम बिरला ग्रुप की बात कर लें, बजाज ग्रुप की बात कर लें, सीमेंट एंड टेक्सटाइल कंपनीज की बात कर लें, तो सभी को इन्होंने लाभान्वित किया है। और साथ ही इनके ऑफिसेज उदयपुर के अलावा दिल्ली, बॉम्बे, जोधपुर, अहमदाबाद आदि में भी है। सीए केशव मालू जो है वो नियमित वक्ता हैं और समय समय पर सेमिनार्स एंड वेबिनार्स डिलीवर करते रहते हैं। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़। नमस्कार जी। सर, बजट जिंदगी में आता है जैसा कि मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में, लेकिन समझ में बहुत कम आता है। वैसे कहा जाता है कि बजट जो है वो आय और व्यय का ब्यौरा है। बजट हर चीज़ को लेकर बनता है, लेकिन जब बात करें देश के बजट की तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। बेसिकली बजट का कंसेप्ट तो चाहे हम आम आदमी के बजट की बात करें या देश की बात करें, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। आम आदमी जो अपना बजट बनाता है वो अपनी इनकम क्या है उसको ध्यान में रख के अपना खर्चा प्लान करता है, जबकि देश का जब बजट बनता है तो बेसिकली हमारा खर्च क्या है उसको ध्यान में रखते हुए आय के साधन जुटाने के लिए बात होती है। तो इतना सा रिवर्स रोल है। अदरवाइज बजट बेसिक बात यही है कि हम कहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे और कहाँ हम खर्च करेंगे, इसका ब्यौरा है। देश के खर्च की आपने बात की सर, तो ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी। बेसिकली जो एक्सपेंडिचर है कंट्री के, हम सब जानते हैं कि उसमें जैसे कुछ प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो मीन्स जो पॉलिटिकल भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल चीज़ों से भी मोटिवेट होते हैं, जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए भी मोटिवेट होते हैं। और कुछ प्लान्ड एक्सपेंडिचर है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च होते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए खर्च होते हैं और इंडस्ट्रीज को ग्रोथ देने के लिए खर्च होते हैं। इस तरह के खर्चे जो बेसिकली बजट के एक्सपेंडिचर वो सारे, जैसे आज हमने देखा कि बहुत सारी योजनाएं जो है फाइनेंस मिनिस्टर लाए हैं, जिनके ऊपर, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ अगर देखी हो तो 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करने की बात हुई है बजट पे। सो इस तरह के एक्सपेंडिचर जो हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ दे सके, स्टार्टअप को ग्रोथ दे सके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ दे सके, वो सारा प्लानिंग करके जो एक्सपेंडिचर है ये बजट के जो है खर्चे निर्धारित करता है कि हमको देश को किस दिशा में ले जाना है, कैसे ग्रोथ में ले जाना है, उसको ध्यान में रख के किया जाता है। सर, जीडीपी की बहुत बात की जाती है और कहा जाता है कि जीडीपी बढ़ेगी तो देश भी आर्थिक रूप से बढ़ेगा, सक्षम होगा, मजबूत होगा। एक्चुअल में जीडीपी क्या है वो भी हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं। बेसिकली अगर टर्म की बात करें तो जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको ये कह सकते हैं आसान शब्दों में कि ये हमारी देश में जो भी प्रोड्यूस हुआ है, प्रोडक्शन गुड्स का भी होता है, प्रोडक्शन सर्विसेज का भी होता है। सो जो भी सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन है लेस इंटरमीडिएट जो इनपुट्स के एक्सपेंडिचर हैं, उनका जो नेट रिजल्ट है दैट इज़ जीडीपी। इसलिए जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना जीडीपी ज़्यादा होगा, जितना जीडीपी ज़्यादा हो उतना देश खुशहाल होगा, अर्निंग ज़्यादा होगी। सो जीडीपी बेसिकली हमारा प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन जो कंट्री में हो रहा है वो जीडीपी कहलाता है, जितना उत्पादन, और उसमें सर्विस का उत्पादन भी शामिल होता है। सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात की जाती है, उसके बारे में भी काफ़ी लोग मतलब मिसकंसेप्शन में कह सकती हूँ कि लोगों के मन में है, तो उस बारे में बताएं कि टैक्स डायरेक्ट भी कटता है, इनडायरेक्टली भी कटता है। कुछ टैक्सेस जो होते हैं वो हमारी अकाउंट में से कट जाते हैं, हम जो पे करते हैं उसमें पहले से इंक्लूड होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दें, वो क्या चीज़ है। जो कंसेप्ट वाइज है, बेसिकली डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जो एक तरह से जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है वो ही उसको वहन करता है।
उसके ऊपर है। जैसे सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो पब्लिक के लिए बात करें तो इनकम टैक्स है। ये एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स मेरी जो इनकम है उस इनकम के स्लैब के अनुसार जो भी इनकम टैक्स लगेगा उस इनकम के ऊपर, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि वो टैक्स मुझे बियर करना है, मेरी इनकम के ऊपर लग रहा है, मैं उसको किसी को पास ऑन नहीं कर सकता। दैट इज माई। सिमिलरली कंपनीज के केस में भी हो सकता है कि कंपनीज की भी जो इनकम पे हुआ है वो टैक्स है। सो ऐसा टैक्स जो डायरेक्ट लगे और जो खुद को वहन करना पड़े वो तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा हो गया जिसके अंदर में टैक्स किसी पर लगता है, किसी के थ्रू कलेक्ट होता है, लेकिन उसका जो अल्टीमेट बर्डन है वो किसी और के ऊपर जाता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर जाता है। जैसे आज की बात करें तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल है। पहले की अगर बात करें तो वैट था, आज भी कई वस्तुओं पे वैट लगता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम जाते हैं कोई मार्केट में खरीदने के लिए, तो शॉपकीपर हमसे जब चार्ज करता है तो वो प्राइस के साथ में वैट या जीएसटी अलग से लगा के चार्ज करता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने तो उसको रजिस्टर किया जीएसटी या वैट में, गवर्नमेंट उस पर एप्लीकेबल जीएसटी वैट उस व्यापारी से वसूल करेगी, लेकिन व्यापारी ने क्या किया, वो गुड्स जब मुझे बेचे तो मेरे से वसूल कर लिया। सो इट गेट्स पास्ड ऑन टू कंज्यूमर। सो इट्स ए इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स इज टू व्यापारी, व्यापारी से मेरे ऊपर आया, सो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ये बेसिकली दो ब्रॉड बाइफर्केशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के। इनकम टैक्स की बात हुई तो हर खासुआम के जहन में इनकम टैक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल हैं। क्या देश कभी इनकम टैक्स मुक्त हो सकता है? इसकी चर्चाएं तो इस कुछ सालों में काफ़ी है कि हो सकता है इनकम टैक्स पूरा ही रिप्लेस हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से अभी सारे बदलाव आ रहे हैं और रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं हो जब इनकम टैक्स वास्तव में अबॉलिश हो जाए। लेकिन आज की तारीख में ये कहना कि कब हो जाएगा या कितना टाइम, इट्स मे बी ए मैटर ऑफ टाइम, लेकिन गवर्नमेंट के ऐसे प्रयास चल रहे हैं। सर, बजट पे बेरोजगारी को लेकर इस बार का क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ है? अगर हम आज बहुत डायरेक्ट बात करें तो डायरेक्ट तो ऐसा नज़र नहीं आता है इस बजट में कि कोई बेरोजगारी को एकदम एड्रेस किया हो। लेकिन हाँ, ये कई ऐसे बदलाव आए हैं इसमें जो यूँ समझ लें कि फाउंडेशन का काम करते हैं, स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो हमको हमारी अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करेंगे, और इन टर्न उससे नेचुरली जब अर्थव्यवस्था सुधरती है तो बेरोजगारी भी कम होती है। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए काफ़ी कुछ दिया गया है बजट में। सर, आज 1 फरवरी का दिन बजट पेश हुआ है, तो क्या कुछ इस बजट के बारे में आप कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार है? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अपन मिडिल क्लास और जनरल बात करें आम भाषा में, तो इसमें बहुत, जैसे इनकम टैक्स की स्लैब्स नहीं बदली है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन चर्चा का विषय तो ये रहता है कि इनकम टैक्स में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। सिमिलरली कोई जीएसटी या टैक्सेस की रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो डायरेक्टली ऐसा अपीयर होता है जैसे कि इस बजट के अंदर में बहुत कोई चीज़ जो है बड़ा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसके अंदर फंडामेंटल चीज़ें काफ़ी एड्रेस हुई है, और इसके हिसाब से देख सकते हैं कि देश को मजबूत करने के रास्ते में एक ये अच्छा बजट है। असर जरूर लॉन्ग टर्म होंगे, आज के इमीडिएट असर हो ऐसा नहीं कह सकते। टाइम विल टेल कि इस बजट का कितना फेवरेबल, कितना अच्छा असर आता है। जीएसटी एंगल से अगर बात करें तो व्यापारी वर्ग को कितना फ़ायदा हो सकता है इस बजट से? जो मैंने अभी कहा वही बात है कि इससे भी व्यापारी वर्ग को आज की तारीख में डायरेक्ट कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ इसमें आई नहीं है जो आज कह सकें कि जीएसटी, जैसे बजट भाषण भी सुना होगा तो जीएसटी का सेक्शन बहुत छोटा सा था, कोई ज़्यादा नहीं था, इसलिए डायरेक्ट जैसी कोई चीज़ अभी इसमें नहीं आई है। लेकिन हाँ, इकोनॉमी ग्रो करती है, ओवरऑल बिजनेस बढ़ता है। जैसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहा था कि जनवरी का कलेक्शन कोविड के सब बाधाओं के बावजूद बहुत सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ रहा था। 1,40,40,00,000 1.40 करोड़ का लाख करोड़ का कलेक्शन आया था, विच वॉज हाईएस्ट। तो इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि व्यापारियों का जब बिजनेस बढ़ेगा तो नेचुरली उनके लिए भी बजट यूजफुल साबित हो सकता है, बट अगेन थोड़ा समय लगेगा उसमें, एकदम आज का कुछ नहीं है। सर, अभी जो बजट 2022 घोषित किया गया है उसमें आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को अभी शामिल करने की ज़रूरत थी और नहीं की गई है, उनसे अछूती रह गई हैं? कुछ चीज़ें मैं कह सकता हूँ जो एड्रेस की जानी चाहिए,
हो सकता है आज हमारे रिसोर्स क्रंच हैं, इसलिए गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। क्योंकि जैसे जीएसटी की बात करूं तो एक सिंप्लीफिकेशन की जो एक्सरसाइज हो सकती है वो होनी चाहिए, जिसमें ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो आज भी आईटीसी, जिसको कहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि मैंने क्या परचेज किया, क्या चीज़ रिसीव की, जो मैंने अल्टीमेटली मेरी टैक्सेबल सप्लाई में काम ली, उस पर जो टैक्स लगा वो मेरे को छूट मिलती है। पर उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं आज भी कि ये चीज़ों की छूट नहीं मिलेगी। तो ऐसा प्रोग्रेसिव इकोनॉमी में होना नहीं चाहिए, इससे कॉम्प्लिकेटेड भी होता है ये, उससे कॉस्ट भी बढ़ती है ये। तो जीएसटी का जैसे कंसेप्ट ही यही है कि एक ने टैक्स दिया उसका माइनस दूसरे को मिले और वापस फर्दर टैक्स दिया जाए। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जो आर्टिफिशियल लगे हुए हैं उनको हटा देना चाहिए। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी है जो आईटीसी की रेट ही ऐसी दे रखी है, जीएसटी की रेट ही ऐसी दे रखी है जिनमें क्रेडिट लेना अलाउड ही नहीं है, वो भी ख़त्म होना चाहिए। ये टेम्परेरी मेजर्स हैं जिसमें पब्लिक को भी हो सकता है कि आज अच्छा लग रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म बात करें, सुधार की बात करें, सुविधा की बात करें, तो रेस्ट्रिक्शन जितने हटेंगे उतना टैक्स सिंप्लीफाई होगा, उतना व्यापारियों को आसान होगा कंप्लाई करना। सर, इस बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी कुछ बात हुई है। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्या कुछ कहा गया है, वो हमें थोड़ा समझाने की कोशिश करें। बेसिकली एक करेंसी तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो आरबीआई से हमारे को प्रेस्क्राइब्ड है। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है और वो करेंसी सर्कुलेशन में रहती है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी कंट्री से रिकॉग्नाइज्ड करेंसी नहीं है, जो यूँ समझो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पर एक मान्यता दी हुई है और वो करेंसी की वैल्यू ट्रेडिंग के माध्यम से क्रिएट हो गई है। सो ये यूँ समझ लीजिए हवा में है, इसका कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, लेकिन चूंकि ट्रेड होता है इसलिए खरीदना बेचना सब चल रहा है। तो ये क्रिप्टो करेंसी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस बार टैक्स भी लगाया है, लीगल है नहीं लीगल है इंडिया में ये कंसेप्ट अलग है, अभी उस पर तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इनकम है तो टैक्स है, तो वो इनकम टैक्स जरूर लगाया है। सर, कोई मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहें आपके माध्यम से? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ इसलिए उसी तरह की बात करता हूँ कि हर व्यापारी की सुविधा उसी में है कि वो सबसे बेस्ट टैक्स कंप्लायंस करे, शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं ले, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखें। बिजनेस की ग्रोथ उसी में है कि पूरा टर्नओवर दिखाए, पूरा टैक्स दे और खुद भी उस चिंता मुक्त रहेगा और समाज में भी ग्रोथ बेटर होगी। यही मैसेज मैं देना चाहूँगा। सर, आप उदयपुर न्यूज़ से मुखातिब हुए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो बजट 2022 के बारे में हमने डिस्कशन किया और बहुत ही आसान भाषा में बजट को लेकर जो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती है, उसे समझना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमें उम्मीद है कि आज जो कार्यक्रम हमने केशव मालू सर के साथ किया है उसमें आपको कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर हुई होंगी। हमें उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।